सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं शिंबू दयाल सैनी आपके लिए आज का जो प्रश्नोत्तर का वीडियो है वो उसका नाम है संसाधन, अर्थ, प्रकार और संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो में ये हमारा एसएसटी का आज 40वां टेस्ट वीडियो है। जो साथी नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक नए अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। संसाधन की यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है आपके सामने जेम्स फिशर, जेम्स ड्रेवर, वाटसन या पॉल वार्डन। संसाधन की परिभाषा आपके सामने है। 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। ये कथन है ऑप्शन 1 जेम्स फिशर की, जो संसाधन की परिभाषा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के माने जाते हैं? ऑप्शन है 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 2 प्रकार के माने जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के माने गए हैं, जिनके नाम हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जिसमें जीव हो, जीवन हो, जैसे वनस्पति, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य आदि। और अजैव संसाधन का आशय है खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? आधुनिक भारत का मंदिर महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या NV गाडविल ने? बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सामने पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा, बायोगैस व बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा व ज्वारीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। इनमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा, आप बताने का प्रयास करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। ये पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा, बायोगैस व बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा व ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। आगे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 अप्रैल को, 15 मई को, 14 जून को या
10 अगस्त को। तो सही उत्तर बताने का प्रयास करें। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 14 जून को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पद सफलता यूट्यूब चैनल रीट भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें लगातार रात्रि 9 बजे आप उन सबको वीडियो को देखें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 है, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? अतिवृष्टि को, मृदा अपरदन को, आकाशीय बिजली को, या समुद्र के जल स्तर बढ़ने को? बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सामान्य प्रश्न है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आप बताने का प्रयास करें। रेंगती हुई मृत्यु ऑप्शन 2 मृदा अपरदन को कहते हैं। वायु या जल के बहाव से जब मिट्टी कट कट कर बहना शुरू कर देते हैं तो उसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन सुनिए। सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या आणविक ऊर्जा? प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भारत में क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा ये कभी न समाप्त होने वाला सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? प्रश्न नंबर 8 है, मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ऑप्शन है वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, अल्प वृष्टि और वर्षा की अनियमितता, या वालरा कृषि। इन चारों ऑप्शन में मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है? तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा, आप बताने का प्रयास करें। 3 कारण नहीं है, बस एक कारण इसमें है मृदा अपरदन का, और वो है ऑप्शन 3 अल्प वृष्टि और वर्षा की अनियमितता। ये मृदा अपरदन का कारण नहीं है, बाकी तीनों मृदा अपरदन के कारण हैं। आगे देखिए, माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, राजस्थान और पंजाब की, या राजस्थान और गुजरात की? प्रश्न नंबर 9 महत्वपूर्ण है। माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त रूप से जल परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी रीट परीक्षा 2020 के लिए। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1945 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1950 में, या 1952 में? प्रश्न नंबर 10 आपके सामने।
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर बताने का प्रयास करें। हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जरूर करें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 1948। 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। आगे देखिए, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा या चौथा स्थान। तो इसमें कौन सा स्थान है कोयला उत्पादन में? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3, तीसरा स्थान। भारत का कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसकी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में चीन व अमेरिका, चीन का पहला और अमेरिका का दूसरा के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तो कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी जल परियोजना असुमिलित है? ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन 2, दामोदर घाटी परियोजना, पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त योजना है। तीसरा ऑप्शन है चंबल घाटी परियोजना, राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी परियोजना सुमिलित है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इनमें से कौन सी जल परियोजना असुमिलित है? 3 परियोजनाएं आपके सामने हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ये सभी परियोजनाएं सुमिलित हैं। अर्थात सभी के संबंध में ये जो कथन हैं, ये तीनों कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। आगे देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू हुई? प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू हुई? 25 जुलाई 2015 को, 25 जुलाई 2016 को, 25 जुलाई 2017 को या 25 जुलाई 2018 को? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रश्न नंबर 13। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू हुई थी। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने वेटनरी कॉलेज पटना से इसका शुभारंभ किया था। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 14, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या भूरा कोयला। सर्वाधिक गुण वाला कोयला कौन सा माना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, एंथ्रेसाइट कोयला सर्वाधिक या सर्वोत्तम गुण वाला कोयला माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा जाता है? वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयले को, सौर ऊर्जा को, पेट्रोलियम को या प्राकृतिक गैस को। विचार कीजिए, वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। आप वीडियो को पूरा देखें, सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे चैनल का नाम है पथ सफलता। निश्चित रूप से इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। ईश्वर से ऐसी हमारी कामना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बायोगैस अर्थात बायोमास में प्रमुख गैस कौन सी होती है? बायोमास में प्रमुख गैस कौन सी होती है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, बायोमास में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, मीथेन। बायोमास में मीथेन गैस प्रमुख रूप से होती है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अप्रैल को, 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को या 14 फरवरी को। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में मनाया जाता है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सुनिए। पहला है, कृषि भूमि, जिस भूमि पर मानव फसल उत्पन्न करता है वह कृषि भूमि कहलाती है। ऑप्शन 2 है, बंजर भूमि, जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न न हो वह बंजर भूमि कहलाती है। परती या पड़ती भूमि, जिस भूमि पर किसान 1-2 वर्ष के लिए कोई फसल उत्पन्न ना करे वह परती भूमि कहलाती है। और ऑप्शन 4 है कि चारागाह भूमि, वह व्यक्तिगत भूमि जिस पर पशु चरते हों वह चारागाह भूमि कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, असत्य कथन का चयन आपको करना है। कृषि भूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि किसे कहते हैं, परती भूमि किसे कहते हैं और चारागाह भूमि किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा सामान्य रूप से आपके सामने लिखी हुई है। एक कथन इसमें असत्य है, आपको उसकी पहचान करनी है। चाहे तो वीडियो को रोक कर भी आप विचार करके उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने। तो साथियों, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4, चारागाह भूमि, वह व्यक्तिगत भूमि जिस पर पशु चरते हों। तो साथियों, वह व्यक्तिगत भूमि नहीं होती, वह सार्वजनिक भूमि होती है। सार्वजनिक भूमि होती है जिस पर पशु चरते हैं, उसे चारागाह भूमि कहते हैं, व्यक्तिगत भूमि को नहीं। तो ये चौथा कथन असत्य है, शेष कथन तीनों सही हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? प्रश्न नंबर 19वां, नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है गेहूं,
जौ, मटर या कपास? कौन सी फसल है जो मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? 19वां प्रश्न आपके सामने। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मटर की जो फसल है वो मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आगामी परीक्षा के लिए। आगे देखिए, राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है? किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है? ध्यान से सुनना। ऑप्शन: मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश की मिट्टियां। ऑप्शन 2, हाड़ौती क्षेत्र की लावा युक्त मिट्टियां। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की बलुई मिट्टी या दक्षिणी भाग की लाल दोमट मिट्टी? कौन सी है इसमें जो अधिक उपजाऊ है? तो साथियों, इस चारों में से सही उत्तर होगा इस प्रश्न नंबर 20 का उत्तर साथियों आपको बताना है। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे और बाद में फिर मैं इसका आपको सही उत्तर बताकर आपकी कन्फ्यूज़ को दूर करूंगा। तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। साथियों, पथ सफलता यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे अब तक के रीट बुक परीक्षा के लिए जो जितने भी वीडियो, लगभग एसएसटी के 40वां वीडियो ये है, उन सभी वीडियो को देखने के लिए उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक उपलब्ध है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारी पथ सफलता चैनल की टीम से मिलाना चाहता हूँ। देखिए छोटा सा वीडियो। धन्यवाद साथियों।